हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बजट हम डिस्कस करते जा रहे हैं एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम बजट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें एंड थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि बजट में बहुत सी ऐसी चीजें रहती हैं जिन पे हमें डिटेल में कहानी पता होनी चाहिए। ऐसी स्कीम्स का जिक्र रहता है जो आने वाले टाइम्स में आएंगी एंड जो प्रीवियसली चल भी रही थी। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ बजट के बारे में। ये एक थोड़ा एक्सटेंसिव वीडियो भी हो सकता है। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अभी बिल्कुल तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लगे कि ये क्या, बहुत सारी कहानी कैसे आ गई। तो इसलिए इस वीडियो से आइडिया लीजिए कि हमें किस लेवल तक पहुंचना है। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि हम इस पर फोकस करें, बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस करें। एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको, जैसे पूरे साल भर में हुई रहती हैं, उसको मैं आपको चाहूंगा रैपिडली रिवाइज करवाना। ठीक है, मॉर्निंग में हमने वीडियो किया था जहां मैंने आपको बजट की इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ बजट जो इस साल हुआ उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स या कुछ इंपॉर्टेंट वहां पर जो अगर सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स की, तो उन सब के बारे में बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो जैसे कोविड के चलते, कोविड से ही बजट की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, भारत ने कैसे कोविड पर विजय पाई उसके बारे में बात हमने, जो इको सर्वे का लेक्चर नंबर 1 था उसमें भी हमने कवर किया। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि वी शेप्ड रिकवरी होती जा रही है, कि जितना रैपिडली नीचे गिरे थे उतना रैपिडली उठ रहे हैं। तो इस पर हमने, लेकिन एक बात मैं पैरेलली आपको कुछ यहाँ कमेंट्री भी देता रहूंगा जो हमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जाननी। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ सबसे पहली बात, ये वी शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है। एट द सेम टाइम हमने देखा कि रिकवरी के शेप्ड भी हो सकती है। ठीक है, कि के शेप्ड में क्या मतलब होगा कि ठीक ठीक है, नीचे गिरे लेकिन जब ऊपर जा रहे हैं तो कुछ ऊपर जा रहे हैं लेकिन कुछ नीचे भी गिरते जा रहे हैं। और ठीक है, तो के शेप नजर आता है। ठीक है, तो ऊपर जाने वाली इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस में है, कोई अगर पर्टिकुलर जो ऐसी जिसके पास ऐसा स्किल सेट है जो अभी कोविड के बाद बहुत ज्यादा जो डिमांड में आ गया है। ठीक है, ऐसी कोई चीज, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप फैक्ट्रीज में काम करते थे जो बंद हो गई, या फिर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे जो बिल्कुल अभी कोलैप्स कर चुका है, तो उसमें थे, तो आप बहुत रैपिडली नीचे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर तो ये ओवरऑल आपको नजर आता है कि इकोनॉमी रिकवर, आपको लगता है रिकवर नहीं कर रही, एटलीस्ट आपकी इंडस्ट्री रिकवर नहीं कर रही। इसलिए जो वी शेप, हाँ टोटल हो सकता है कि ये जो ऊपर वाली जो हमारा जो ट्रेजेक्टरी है ये इतनी स्ट्रांग हो कि ये इतना पॉजिटिव हो कि इसके नेगेटिव के असर को भी कम कर दे। तो ओवरऑल हमें जो इन दोनों का अगर हम इंपैक्ट देखें मिलाकर, तो हमें ओवरऑल पॉजिटिव नजर आए। ओवरऑल हमें लगे कि ये हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। लेकिन बहुत से लोग हो सकता है कि पहले से बहुत ज्यादा गरीब हो गए, आउट ऑफ जॉब्स हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये के शेप रिकवरी की बात यहां हो सकती है। ओके, देन वो बोल रहे हैं कि हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, ये टर्म्स गिवन है, आप एग्जाम से पहले तो इनको रिवाइज करते ही हैं, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा अभी। इन्फ्लेशन क्या रहता है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, मैं यहां पर आपको कुछ चाहता हूं बताना। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान, आप सिर्फ सर्च करेंगे, कंप्लीट लेक्चर है जो एक एक चीज वहां डिस्कस हुई है। इनफैक्ट अगर वहां पर कोई क्रेडिट गारंटी के लेके अगर कोई फंड की बात हुई है तो उसकी बात भी हमने की है। लेकिन यहां मैं आपको वापस चाहता हूं रिवाइज करवाना, आरबीआई ने क्या उसमें कदम उठाए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कुछ चीजें हैं पैरेलली, अगर आप लिखते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, तो ये जो पीडीएफ है ये हम अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल भी करवा देंगे, आप इसको पीडीएफ को ले लीजिए। लेकिन उसमें साथ में पैरेलली आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। ऑलराइट, सुबह भी जैसे मैंने वीडियो किया था पहले जो, उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, उसमें जो कमेंट्स किए, तो ऐसे ही मैं आपको इस पूरे जो थ्रू आउट लेक्चर में कुछ होमवर्क देता रहूंगा। आप जी कमेंट में उसको बताइए, एंड अगर कोई लेक्चर में कोई अगर मिस्टेक है तो उसको भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ पार्टिसिपेटिव कुछ बनाते हैं कहानी, एंड अकॉर्डिंगली लेट्स जस्ट वर्क हार्ड टू गेट अ रैंक। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे पहली बात है कि आरबीआई ने क्या काम किया। आरबीआई ने बहुत सारे कदम उठाए थे, थ्रू आउट हमने प्री क्योर्स एक्सेट्रा में देखते रहे। आप चाहें तो उनको रिवाइज कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आरबीआई ने फॉर एग्जाम्पल टीएलटीआरओ शुरू किया था। टीएलटीआरओ क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म, ठीक है, टारगेटेड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। रेपो ऑपरेशंस अदरवाइज शॉर्ट टर्म रहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म 3 साल तक के रेपो ऑपरेशंस किए गए थे, ताकि लॉन्ग टर्म के उधार दिए जाएं वेरियस इंस्टीट्यूशंस को एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, देन ये किसको दिए गए थे? टीएलटीआरयूज वगैरह, जो सबसे पहली बात है एनबीएफसी को दिए गए थे। पहली बात तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी दिए गए थे। ओके, देन जो हमारे पास वेज एंड मींस एडवांसेस रहते हैं, आरबीआई स्टेट्स को लोन्स एक्सटेंड करता है। शॉर्ट टर्म लोन्स रहते हैं, स्टेट्स को मिलते हैं, ठीक है, सेंटर को नहीं मिलता, स्टेट्स को मिलते हैं। तो ये भी, इस पर भी आरबीआई ने अपना हिस्सा इंक्रीज कर दिया था 60% तक। अब आरबीआई एक्स्ट्रा डब्ल्यूएमएज
एक्सटेंड कर रहा था स्टेट्स को। ओके, देन पर्टिकुलरली और एक और चीज, आरबीआई ने यहाँ पर रीफाइनेंसिंग जो बहुत सारे जो ऑल इंडिया, तो जो दोस्तों यहाँ पर रीफाइनेंसिंग में यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, रीफाइनेंसिंग जो आरबीआई करता है ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वो भी की गई कि जो बहुत सारे से ऑल इंडिया फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे नाबार्ड रहता है, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इनको भी आरबीआई ने इसमें बहुत सारा पैसा डाला ताकि ये आगे जो जितने लोन्स एक्सटेंड किए हुए हैं उनमें और फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें। देन आरबीआई ने एक मेजर एक कदम उठाते हुए एनपीए में थोड़ा बदलाव किया। अदरवाइज 90 डेज में एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं कि अगर 90 दिन तक अगर इंस्टॉलमेंट जो ड्यू थी ना आए तो 90 डेज उसके बाद डेफिनेशन को 180 डेज तक भी आरबीआई ले गया। ठीक है, ताकि एनपीए डिक्लेयर ना हो, क्योंकि कोविड के चलते कॉन्सेशंस देने रिक्वायर्ड थे। उसके बाद बैंक्स को कहा गया कि बैंक्स, एक और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कदम था कि बैंक्स अगर प्रॉफिट्स कमाए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में या प्रीवियस ईयर में, तो डिविडेंड्स अगर जो प्रॉफिट्स कमा के जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड्स अनाउंस किए जाते हैं वो ना करें। अभी डिविडेंड्स अनाउंस करके डिस्ट्रीब्यूट करने पर रोक लगाई गई ताकि बैंक्स एक्सटेंसिवली जो देश में कंट्रीब्यूट कर पाए देश की ग्रोथ में। तो दोस्तों उसके बाद सरकार ने जैसे अपने रिफॉर्म्स किए हैं, स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। हम आगे देखेंगे जो जो स्टेट्स की जो ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है उसका अभी 4% प्लस 0.5% एक्स्ट्रा, अगर सर स्टेट्स कुछ रिफॉर्म्स पूरा करती हैं तो इतना स्टेट्स को अलाउ किया गया कि आप एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हैं। सोर्सेज बढ़ाए गए एंड स्टेट्स में जैसे हमने बात भी की थी, जो जीएसटी वाली बात थी, जब जीएसटी शॉर्टफॉल था उसको पूरा करने के लिए भी हमने देखा था कितने सारे कदम उठाए गए थे। चलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं है, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं अपने नोटिस में रखें। देन बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात की गई। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कदम है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज दोस्तों कौन सी, फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली बात चल रही है एलआईसी की, एलआईसी जो प्रीवियसली सरकार ने अनाउंस किया था ड्यूरिंग कोविड कि एलआईसी को प्राइवेटाइज करने की बात है, डिसइन्वेस्ट करेंगे, अपना कुछ हिस्सा बेच देंगे, आईपीओ आएगा, दैट विल बी द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ दिस कंट्री। एंड देन उसके बाद सरकार ने 2 पीएसयूज को भी अभी कहा है कि हम जो सरकारी बैंक्स भी हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको भी प्राइवेटाइज करेंगे। कौन से हैं अभी अनाउंस नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे। अभी उसके बियॉन्ड सरकार ने, मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं, सरकार ने उसके पहले जो बीपीसीएल है हमारी पेट्रोलियम की कंपनी, उसकी इनफैक्ट जो एक और आगे एक न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी है, एनआरएल कहते हैं उसको, हमने इस पे प्रीमिक्स भी किया था, एक न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो न्यूमालीगढ़ असम में है, वहां पर जो रिफाइनरी को भी सरकार चाह रही है बेचना। उसके बाद जो इवन जो कॉनकॉर एटसेट्रा बहुत सारी कंपनीज को सरकार ने, इवन एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइज करने की बात की है। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों की सरकार ने बहुत सारे जैसे कोल माइनिंग एटसेट्रा पे कदम उठाए, डिस्कॉम्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर चाहता हूं जो फोकस कराना, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एमएसएमईज। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बहुत पहले ही लागू हो गई थी मई में, रादर चल तो पुरानी स्कीम रही है लेकिन कोविड के चलते मई में इसमें मेजर बदलाव किए गए। एंड दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जैसे जनधन अकाउंट है अगर, या फिर जैसे मैंने आपको प्रीवियस हमने इको सर्वे के लेक्चर में भी किया था, वहां पर जो अगर वृद्ध या ओल्ड जो लोगों के अकाउंट्स हैं, विडोज के अकाउंट्स हैं, डिसेबल्ड, वहां पर स्पेसिफिकली जो ग्रांट्स डायरेक्टली दी गई और जो ग्रांट्स को बढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर दोस्तों जो नोट करने वाली इसमें कि ग्रेन्स की एलोकेशन बढ़ा दी गई। ठीक है, जो अगर बहुत से लोग थे जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे अपनी जो रिस्पेक्टिव जगहों के, और वो रास्ते में कहीं अटक गए या अपने घर वापस चले गए, तो ग्रेन्स की एलोकेशन वहां पर बढ़ाई गई। इसी से हमें और इम्पेटस मिला, हमने आगे देखा वन नेशन वन राशन कार्ड का, उसको भी देखेंगे। ओके, देन सरकार ने कहा कि अगर कोई 200 करोड़ या उससे छोटा कोई टेंडर है उसमें ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, सिर्फ भारतीय लोगों को ही, जो एमएसएमईज को ही पार्टिसिपेट करने। डेफिनेशन भी बदली गई, हमने रिसेंटली भी कवर किया था, मैं क्विकली रिपीट कराता हूं कि जो डेफिनेशन है एमएसएमईज की रिवाइज करके क्या किया गया। पहले हुआ करती थी सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेसिस पर कि कितना इन्वेस्ट किया गया है, अभी इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर 2 आ गई हैं चीजें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर श्योर मैं आपका होमवर्क का पार्ट नहीं बना रहा क्योंकि बहुत हमने रिसेंटली कवर किया है, इसमें कोई होमवर्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर जो 1 करोड़ 5 करोड़ वाली लिमिट है, देन उसके बाद जो आगे फर्दर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाली वो क्या है कि सर्विस सेक्टर एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उन दोनों को अलग अलग जो यहाँ पर पहली बार बताया गया कि ये सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है पर्टिकुलरली, तो उसमें यहाँ पर लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी है आपको भी, वो दैट इज जो डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज में अगर हम टर्नओवर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ टर्नओवर से छोटी कोई अगर चीज है तो उसको माइक्रो कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है
है दोस्तों, कुछ एक्सपोर्ट करती है, तो उस एक्सपोर्ट में जो भी सामान बन रहा है उसके कारण जो भी टर्नओवर में एडिशन हो रहा है कि कितना जो कंपनी कमा रही है, तो वो एक्सपोर्ट जो शामिल या काउंट नहीं होंगे टर्नओवर काउंट करने में। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट्स को इससे बाहर रखा गया है ताकि थोड़ा इंसेंटिव मिले कि कंपनीज अपने आप को बड़ा भी करें, एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी रहें, लेकिन अभी वो अपने आप को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में डिफरेंटली क्लासिफाई करवा सकती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट विल नॉट बी काउंटेड। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे सोशल सेक्टर में बहुत सी स्कीम्स आई हमारे पास। ठीक है, एंड ई विद्या एक्सेट्रा, वन नेशन वन राशन कार्ड इज अ मेजर मेजर स्कीम, जो यहाँ पर इसको अगर आप डिस्कस करना चाहें तो इस पर वन नेशन वन राशन कार्ड पर हमने एक 2 मिनट वीडियो भी बनाया हुआ है, एंड दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड का 2 मिनट का वीडियो है। यहां पर एक पोर्टल की बात होती है, मैं आपको जो आप देखेंगे जब 2 मिनट का वीडियो, यहां पे एक पोर्टल की बात होती है, दैट इज बाय द नेम ऑफ अन्न वितरण पोर्टल। ठीक है दोस्तों, अन्न वितरण पोर्टल है, आपने सिर्फ मुझे होमवर्क में नीचे कमेंट्स में बताना है कि अन्न वितरण पोर्टल इज यूज्ड फॉर व्हाट, क्या करता है अन्न वितरण पोर्टल। ठीक है दोस्तों, ओके, देन यहां पर अगर देखें एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात हुई है यहां पर, तो ये पर्टिकुलरली जो फंड है ये किसके लिए दिया जाएगा, ये क्रेडिट डिसबर्समेंट फंड है कि फार्मिंग सेक्टर में अगर किसी ने एक्स्ट्रा उधार लेना है, क्रेडिट लेना है, तो उसके थोड़ा ईज करने के लिए फंड को गठन किया गया। अब ये जो फंड्स किसको मिलेंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली जो हमारे इवन जैसे आपके एफपीओज होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं फार्मर्स के, एंड इनफैक्ट अगर देखें जो पीएसीएस कहते हैं, पीएसीएस होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, मैं लिख देता हूं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, उनको भी जो आगे यहां पर फंड में से आपको अगर पैसा मिलेगा तो अगर आप पैसे उधार ले सकते हैं, लेकिन सस्ते दामों पर, क्रेडिट में सब्सिडी है या उसको इंटरेस्ट सबवेंशन भी कहा जाता है। ओके, देन दोस्तों उसके बाद अगर आप क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट में हमने जैसे जो हमारा जो वीडियो है आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको फर्दर समझाया हुआ है, वहां पर हमने बात की है एक क्रेडिट गारंटी। ठीक है, एक फंड की बात की है, CGTMSE। ठीक है दोस्तों, CGTMSE है, ये क्या करता है दोस्तों, फंड होता है कि क्रेडिट गारंटी फंड रहता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस कवर नहीं होती, पहले पॉइंट तो इसमें ये है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो CGTMSE होता है ये क्रेडिट को गारंटी करता है, अगर लेट्स से कोई अपना क्रेडिट वापस नहीं कर पाता तो पैसा डूब जाएगा, तो नहीं, जो लेंडर है उसको गारंटी मिलती है कि आप डरिए मत, उधार दीजिए, अगर आपका पैसा डूब गया या वापस नहीं कर पाए तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। ओके, तो यहां पर बाकी जो इंफ्रा डेवलपमेंट, एसेंशियल कमोडिटी, मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ये स्टैंडर्ड जो 3 चीजें चल रही हैं हमारे पास, 3-4 चीजें चल रही हैं, ये कौन सी, जो फार्म प्रोटेस्ट का भी हिस्सा ये बन रही हैं। ओके, देन दोस्तों पोषण 2.0 एक इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है, पोषण 2.0 दोस्तों, पहले पोषण स्कीम है एक, ये आपका जो एक और पैरेलली होमवर्क बन गया कि हमने एक 2 मिनट वीडियो बनाया हुआ है ऑन पोषण स्कीम, व्हाट इज पोषण स्कीम। ठीक है, तो अभी पोषण 2.0 आ गया है, पोषण 2.0 में जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो दोस्तों जो इंटीग्रेट होने वाली स्कीम्स कौन सी मैं आपको क्विकली बताता हूं, यहां पर जो है वो आईसीडीएस, ठीक है, जो हमारे पास आईसीडीएस स्कीम रहती है, एंड देन उसके बाद इवन की जो आंगनवाड़ी स्कीम रहती है, आंगनवाड़ी को भी ऐड कर दिया गया इसमें। उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो जो अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए यहाँ पे स्कीम्स रहती हैं, अगर मैं यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ, अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जो स्कीम्स रहती हैं उसको भी ऐड कर दिया गया है। नेशनल क्रेच, हमारे पास क्रेचेज होती हैं उनकी स्कीम होती है, उसको ऐड कर दिया गया है। तो ये सब ऐड करके पोषण स्कीम जो ऑलरेडी चल रही थी उसके साथ मिक्स करके जो सब चीजों को पोषण 2.0 का नाम दिया गया। ओके, आपकी यहाँ पर जो आप पोषण, जब आप 2 मिनट का देखेंगे वीडियो, तो आपने मुझे बताना है कि पोषण स्कीम जो है आपकी, पोषण स्कीम के मेन 3 पॉइंट्स क्या हैं, किन 3 चीजों पर फोकस करती है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क नंबर 2 हो गया कि 3 पॉइंट्स ऑफ जो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स दैट पोषण स्कीम फोकसेस ऑन। ओके, देन दोस्तों यहां पर वैसे एक और, वैसे अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे आपको एक बात समझ आएगी कि इस बार जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना होती है, या फिर जो अब स्वाधार गृह स्कीम होती है, वंदना योजना प्रधानमंत्री जी की बहुत खास योजना थी, इस बार उनको कोई एलोकेशन नहीं मिला, तो वील हैव टू फाइंड आउट कि उनको कहां पे मर्ज किया गया है या फिर उनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम थी, इनमें बहुत ज्यादा जो सरकार ने बहुत इन्वेस्ट भी किया था, सो वील हैव टू फाइंड आउट कि इनका क्या हुआ। ओके, देन दोस्तों उसके बाद जैसे बहुत सारी, जैसे अभी
जो ये जो हेल्थ पे इस बार बढ़ाया गया, एंड कोविड वैक्सीन एक्सेट्रा। पेपर के पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखता हूं मैं, पेपर के पर्सपेक्टिव से ये जानना जरूरी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन पे अनगिनत बार मैम ने आपको पढ़ाया, मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूं। ये अगेंस्ट न्यूमोनिया होती है। न्यूमोनिया किससे कॉज होता है, जो जिसकी बात हो रही है, जो वैक्सीन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया कहते हैं उसको, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के जो खिलाफ, जैसे यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारा, एंड जो निमोनिया हमारा जो वो बैक्टीरिया रहता है, उसके खिलाफ यहाँ पर जो वैक्सीन होती है। अभी कोविड 19 वैक्सीन के लिए भी सरकार ने बहुत फंड दे दिया है। ओके, देन यहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बिल आएगा, तब आएगा देखेंगे। अभी पीएलआई स्कीम अगेन क्विकली रिवाइज करते हैं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। इस बार मेंस में सवाल भी पूछा गया, हमने इस पर पीएलआई स्कीम पर हमने अभी रिसेंटली डिस्कशंस भी की हैं बहुत सारी अपने चैनल पर। तो दोस्तों पीएलआई स्कीम 13 सेक्टर्स पे एक्सटेंड कर दी गई है। शुरुआत 1 से हुई थी, 10 हो गई थी, फिर अब 13 हो गई हैं। जो ये इनका ब्रॉडर आइडिया क्या है कि हमें जो दुनिया भर में हम जो सामान बेचते हैं या फिर हम खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स हम बाहर से मंगवाते हैं, इवन की फार्मास्यूटिकल, दोस्तों इवन की फार्मास्यूटिकल हम बाहर से मंगवाते हैं। उन सब चीजों को हमें अपने देश में बनाना है, ठीक है। एंड उसमें ग्लोबल चैंपियन भी बनना है। सरकार उसके लिए जितना प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जितना प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव और मिलेगा, ताकि आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें तो आपकी इनकम और बढ़ती रहे, आपकी कमाई बढ़ते रहे अकॉर्डिंगली। तो अभी ये जैसे किस पर जैसे लागू कर दिया गया, इवन बैटरीज पर, इवन क्योंकि सरकार चाह रही है ना ई मोबिलिटी करना, बैटरीज भी हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, ऑटोमोबाइल्स भी है, फार्मा, पीवी मॉड्यूल्स। लेटली जो इस बार अनाउंस किया सरकार ने, बहुत उस पर एफर्ट भी चल रहा है, वो है जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स को स्क्रैपेज करने में। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई गाड़ी है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप उसको बेचकर कोई ई गाड़ी खरीदें, या फिर ना जो जो सरकार चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोट करना, तो इसीलिए ऐसी कंपनीज को इनकरेज किया जा रहा है जो आए और व्हीकल को स्क्रैप करने में जो अपना कुछ स्टार्टअप्स चलाएं, एंड लोगों को अच्छे दाम भी दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग व्हीकल स्क्रैप करके ई मोबिलिटी की तरफ जाएं। तो इसको भी पीएलआई स्कीम का पार्ट बना दिया गया है। ओके, देन दोस्तों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, हमारे चैनल पर 2 मिनट वीडियो अवेलेबल है और बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड। एंड देन उसके बाद यहाँ पर कितना शेयर किसका रहा, ये तो बढ़ता रहता है घटता रहता है। मित्र स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्कीम एग्जाम के लिए। दोस्तों मित्र जो स्कीम है, दैट इज फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा पीएलआई स्कीम का पार्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी टेक्सटाइल की बात है, लेकिन मित्र जो स्कीम है पर्टिकुलरली ये सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर टेक्सटाइल है। ये मित्र स्कीम का मतलब है दोस्तों मेगा इन्वेस्टमेंट पार्क्स बनाना, ठीक है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ आपके लिए, जो इसको मित्र स्कीम कहा गया, कि ऐसे बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाना जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड हो, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हुए हम बेस्ट क्वालिटी कपड़ा सस्ते से सस्ते दामों में बनाएं। जो हमारी बहुत सी मार्केट बांग्लादेश, वियतनाम को लूज हो रही है, वो अब रुके, ठीक है, वो थमे। ऑल राइट, तो टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया जाएगा मित्र स्कीम के थ्रू, बहुत सारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स की बात है। तो उसके बाद नेशनल रेल प्लान है कि फ्रेट हमने इंक्रीज करना है, हमने रिसेंटली इस पे बात भी की थी। तो उसके बाद बाकी इवन जो ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ानी है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ठीक है। जो ऐसी चीजें जो हमने डिस्कस नहीं की, मैं उन पे चाहता हूं फोकस करना, जो पढ़ी हुई है दोबारा दोबारा पढ़ के ना इतना कोई इस पे बेनिफिट वैल्यूएशन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये डेफिनेटली हाइड्रोजन एनर्जी बहुत टाइम से, इवन नीति आयोग ने पेपर पब्लिश किया इस पर, उसके बाद अभी सरकार ने इसको अपने बजट का पार्ट बना लिए। तो यहां पर अभी हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करें तो यहां पर सरकार चाह रही है कि हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज हो, नॉट ओनली इन ऑटोमोबाइल्स बट ऑल्सो इन फैक्ट्रीज, ठीक है। जहां पर क्योंकि ये क्लीन फ्यूल होता है, जब हाइड्रोजन जलेगा भी तो भी जो बाय प्रोडक्ट होगा दैट विल बी H2O, ठीक है। तो इसीलिए सरकार इसको चाहती है प्रमोट करना। एंड दोस्तों एक और बात, आपको अगर एग्जाम में ये ऑप्शन बनकर आए तो प्लीज ध्यान से मार्क कीजिएगा, बहुत जरूरी है मार्क जो सुनना, ये वाली बात कि जो सरकार हाइड्रोजन एनर्जी पर और फोकस इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें बैटरीज की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि जैसे सोलर को अगर प्रमोट करे, किसी भी और चीज को प्रमोट करती है सरकार, तो बैटरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। यहां पर जो
हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, इसमें बैटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों इससे क्या फायदा हुआ, जब बैटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों, तो हमें बहुत सारे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं फॉर बैटरीज फॉर पैनल्स, वो हमें नहीं मंगवाने पड़ते। बहुत सारे हमें मिनरल्स बाहर से नहीं मंगवाने पड़ते जो कि बैटरीज में रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन काफी हमें आत्मनिर्भर बनाने में आगे ले जा सकता है। देन हमने पोर्ट्स की रिसेंटली बात की थी, पीपीपी की बात हो रही है। कहां पे हमने बात की थी रिसेंटली, हमने अपने प्रीक्योर में ड्रेजिंग के बारे में बात की थी, कैसे ड्रेजिंग में पीपीपी को बात हो रही है। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, पोर्ट्स को गहरा करना। पोर्ट्स कैसे गहरे किए जा सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, कौन से यहाँ पर हमारी आपका यहाँ पर होमवर्क आ चुका है, होमवर्क नंबर 3 की जो शिप्स को लेकर एक रिसेंटली एक भारत ने एक ट्रीटी और एक इंटरनेशनल एक संस्था को ज्वाइन किया। तो आपने मुझे बताना है कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी संस्था की बात हो रही है, ठीक है, जो कि जो शिप रिसाइकलिंग एक्सेट्रा को भी गवर्न करती है। ओके, देन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, दोस्तों भारत का रैंक 44th है अभी, तो पहले से तो बेटर हुआ, लेकिन स्टिल अभी शायद जो देखें आगे बेटर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये, अगर इसकी बात करें, जो हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक है, तो इसको कौन निकालता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक निकालता है जी। ये आप मुझे बताइए पूछ के, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, हमने अनगिनत बार सवाल किया, वो सॉल्व तो इस पे मेरा मन भी नहीं है फोकस करने का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों डीएफआई, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डीएफआई का जानना, ठीक है। डीएफआई क्या होते हैं दोस्तों, डीएफआई डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ऐसी बहुत से हमारे देश में अभी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इवन की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेट्स से रोड्स एंड डैम्स ही बनानी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये फंड्स जो आगे प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश में अभी एग्जिस्टिंग डीएफआई कौन से हैं, आप समझेंगे ना, आपको बात समझ आ जाएगी। नबार्ड है फॉर एग्जाम्पल, है दैट्स अ डीएफआई एट द मोमेंट। एंड देन उसके बाद इवन की नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो हमारे हाउसेज वगैरह की जो प्रोजेक्ट्स को भी आगे फंडिंग प्रोवाइड करता है, रीफाइनेंसिंग करता है। एंड देन नबार्ड, एनएचबी एक्सेट्रा हो गए। अभी सरकार जैसे इसके पहले इवन की आईसीआईसीआई भी हुआ करता था, वो उसको बाद में डीएफआई से बढ़ाकर बैंक का दर्जा दे दिया गया। इवन की आईडीबीआई बैंक भी पहले आपका इट वाज अ डीएफआई, लेकिन अभी बैंक बना दिया गया। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि अभी डीएफआई बनाने का वक्त आ गया है, जो कि जो स्पेसिफिकली फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगा, जो इवन की जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में कहा गया कि 5 लाख, जो 5 लाख करोड़ रुपीस का हम चाहते हैं कि फंडिंग एक्सटेंड कर दे इन नेक्स्ट 3 इयर्स। इतना बड़ा एक डीएफआई बनाने की बात हो रही है, 5 लाख करोड़ 3 साल में एक्सटेंड कर दे, इतना फाइनेंसिंग कर दे। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है एनआईपी, उसको कंप्लीटली ये फंड करे एंड मोनेटाइज करके उसको आगे हम एसेट्स को आगे दे भी सके, किसी को बेच सकें। डीएफआई में एक इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली दोस्तों, डीएफआई के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक बात जान लें, जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पैसा कैसा रेज करेंगे दोस्तों, ये पैसा रेज करेंगे बॉन्ड्स को सेल करके। दे कैन सेल बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स बेच सकते हैं, उधार को बेच सकते हैं। एंड अपने जो पैसा बॉन्ड्स बेचकर पैसा इकट्ठा होगा, उसको आगे फर्दर वेरियस प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स में दोस्तों, जो कि जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। मतलब कि 10 साल से नहीं, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक जिनकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। नॉर्मल बैंक्स होते हैं, इनको फंडिंग नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे जो मतलब ऐसे कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें नॉर्मल बैंक फंडिंग नहीं देगा कि अरे 20 साल का प्रोजेक्ट मैं नहीं दूंगा, 30 साल का प्रोजेक्ट मैं नहीं फंडिंग कर सकता, तो वहां पर कौन फंडिंग करता है, डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एंड हमारे देश में एनआईपी के चलते कि बहुत जरूरी है। ओके, बाकी हमने दोस्तों रिसेंटली ही जल जीवन मिशन की बात की थी, 2 मिनट एक वीडियो किया था उस पर। एंड उसके बाद कितना पैसा आया, कितना गया, एफडीआई एक्सेट्रा। देन सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर एक सिंगल कोड की बात हो रही है। अभी हमारे देश में सिक्योरिटीज मार्केट मल्टीपल जो लॉज से गवर्न रहता है, तो इसलिए बहुत वहां पर रेगुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए एक सिंगल कोड, जैसे हमने लेबर लॉ में देखा कि सिंगल कोड की बात हो रही है, मल्टीपल लॉज को इकट्ठा करके एक कोड बनाया जा रहा है, ऐसे ही सिक्योरिटीज मार्केट के भी सिंगल कोड की बात हो गई है कि 2022 से कंप्लीट कर देंगे। तो उसमें दोस्तों कौन से आएंगे, मैं आपको चाहता हूं बताना कि कौन से एक्ट्स आपको शायद याद करने अगर फायदा हो। एक तो सेबी जिसका गठन हुआ, सेबी एक्ट की बात हो रही है।
देन दोस्तों, जो आपके जहां पे आप अपने शेयर्स वगैरह को रखते हो डिपॉजिटेड, उसको डिपॉजिटरीज कहते हैं, तो डिपॉजिटरीज का एक्ट भी इसमें मर्ज हो जाएगा। ओके। देन यहाँ पर जो इवन कुछ जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट रहता है आपका, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, उसमें भी मर्ज करने की बात हो रही है। ओके। एंड देन वहां पर जो सरकारी सिक्योरिटीज रहती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी एक्ट है हमारे पास, उसको भी इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे एक्ट्स को मर्ज करके एक जो ब्रॉडर कोड बनाया जाएगा, सिक्योरिटीज मार्केट का कोड। ओके। देन दोस्तों, इसके बाद जो WDRA है, जो हमारे पास जो वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज के डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए अथॉरिटी है, उसको भी ज्यादा रोल दिया गया। एंड यहां पर जो अभी देखें, जैसे अभी सेबी है दोस्तों, सेबी इसके पहले 2015 में हमारे पास जो FMC हुआ करता था, जो सेबी अभी जैसे स्टॉक मार्केट्स को गवर्न कर रहा था पहले, तो अभी सेबी को FMC का काम भी दे दिया गया। FMC क्या करता है दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे कमोडिटीज जैसे रहती हैं, कमोडिटीज भी शेयर मार्केट में ट्रेड, जो आपकी उनके कमोडिटी एक्सचेंजेस में ट्रेड होती हैं, उनके फ्यूचर्स, ठीक है, उनके फॉरवर्ड्स जो भी ट्रेड होते हैं, तो उस पर जो हमारे पास रेगुलेटरी कमीशन था, दैट वाज FMC। FMC को में घोटाला की बात हुई, FMC को वहां पहले कुछ देर बंद किया गया, फिर बंद करके सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया था 2015 में। अभी बात हो रही है कि इवन जो हमारे देश में जितना भी गोल्ड की मार्केट है, गोल्ड, ठीक है, जिसको गोल्ड आप स्पॉट एक्सचेंज कहते हैं, गोल्ड का जो स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट क्या प्राइस चल रहा है, उस पर जो एक्सचेंज चलता है, गोल्ड का स्पॉट एक्सचेंज, उसको भी सेबी के दायरे में ले आए हैं। ठीक है, अभी सेबी, इसलिए पहले FMC को भी अब जो सेबी के दायरे में ले आए थे, अभी गोल्ड का जो स्पॉट एक्सचेंज है वो भी सेबी के दायरे में है अभी। ऑलराइट, तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एक चीज है अबाउट सेबी। एंड दोस्तों, वैसे गोल्ड के बारे में अगर बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा एक फैक्ट है हमारे पास कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है ऑफ गोल्ड, दैट इज इंडिया। हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है पेपर में कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, दैट इज अगेन इंडिया। 52% रिडक्शन देखी गई है 2020 के दौरान भारत में गोल्ड की, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अभी अपना नंबर 1 बरकरार है। देन इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके FDI की लिमिट बढ़ा दी गई है। 49% पहले बाहर वाले लोग निवेश कर सकते थे, अभी 74% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 74% तक इसको FDI लिमिट को ले गए हैं। एंड बाकी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात हो रही है, जो कि शायद हमें बहुत जल्द बैड बैंक देखने को मिले। बैड बैंक हमने अपने प्री क्योर्स में ऑलमोस्ट डेली डिस्कस की है। ओके। देन दोस्तों, स्वामित्व स्कीम बिल्कुल सरल सी स्कीम है। ये लैंड रिकॉर्ड्स की स्कीम है दोस्तों। लैंड रिकॉर्ड्स की बात करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो पूरे नेशन वाइड चलाने की बात की है, इसको ऑलरेडी चल रही है कुछ स्टेट्स में, जहां पर सेंटर ने कहा है कि अगर हमें पता हो कि कौन सा लैंड किसके पास है, उसके ओनर को क्लैरिटी हो कि कौन सा लैंड किसके पास है, तो ओनर्स उसका बेटर यूज कर सकते हैं अपनी लैंड के जो जो भी ओनरशिप का। फॉर एग्जांपल, उसको गिरवी रख के उसका लोन ले सकते हैं। एंड आगे हमें अगर जो क्लैरिटी हो किसी को, हम आगे किराए पर दे सकते हैं कि कोई उसको हथियाएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो बेटर हो जाएंगी अगर हमारे लैंड रिकॉर्ड सही हो जाए। मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होगी इस बार। ठीक है। एंड देन दोस्तों, उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हमने पहले भी बात की थी कि ऑपरेशन ग्रीन में पहले सिर्फ जो टमाटर, अनियन, पोटैटो हुआ करते थे, अभी 22 चीजें ले गए हैं। तो आपका होमवर्क नंबर 4 आ गया दोस्तों, हमारे चैनल पे कवर्ड है, लेकिन स्टिल आप मुझे जो सर्च करके बताइए कि ऑपरेशन ग्रीन है क्या, व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन। ओके, ठीक है। देन उसके बाद ई नैम में और मंडीज ऐड हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मंडी जो पार्ट बन जाएंगी। एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रा, जो एग्री की यहाँ बात हो रही है, तो मैं क्विकली चाहता हूं बताना, यहाँ मेंशन नहीं है। एक सेस लगाया गया है दोस्तों एग्रीकल्चर को और बेहतर डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर के इंफ्रा को, तो उसका नाम रखा गया एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। ठीक है, एग्री का इंफ्रा डेवलप करना है। किस पर लगाया गया है? 2-3-4 चीजों पर लगाया गया है। इंपॉर्टेंटली पेट्रोल पर लगाया गया है, डीजल पर लगाया गया है, गोल्ड पर लगाया गया है, एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्टन थिंग्स। ठीक है, किसी किसी चीज के इंपोर्ट्स पर भी लगाया गया है। ठीक है, तो उससे पैसा जनरेट होगा, एग्रीकल्चर के इंफ्रा को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब ये बात क्लियर है। ओके। देन दोस्तों, यहां पर और भी एक बात है जो जानने वाली जरूरी है कि RIDF, जैसे यहां पर जो मेंशनड, ओके, चलिए नंदलेस, तो जो हमारे पास रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट फंड होता है, उसकी भी जो यहां पर देखें फंडिंग बढ़ा दी गई है। 30,000 करोड़ की फंडिंग थी, 40,000 करोड़ कर दी गई है। RIDF दोस्तों किसके अंडर आता है? RIDF हमने अनगिनत बात की है, नबार्ड के अंदर आता है। ठीक है, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। एंड एक और फंड भी आता है नबार्ड के अंदर, वो है माइक्रो इरिगेशन फंड। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन फंड इंपॉर्टेंट फंड है, इसको UPSC अपने एग्जाम्स में भी पूछ चुकी है, माइक्रो इरिगेशन फंड। एंड देन माइक्रो इरिगेशन फंड अगर
ये भी नाबार्ड के अंदर आता है। इसकी भी फंडिंग अगर देखें, फंडिंग डबल हो गई है, 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गई है। तो माइक्रो इरिगेशन सरकार के फोकस पर है, आरआईडीएफ के थ्रू रूरल इंफ्रा फोकस पर है, सेस लगा दिया गया है पेट्रोल डीजल गोल्ड एंड इंपोर्ट्स पर। एंड देन जो मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स, 5 मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स हमारे देश में बनाने की बात हुई है। 5 लोकेशन है, मैं आपको क्विकली चाहता हूं बताना, आप नोट करके रख लें उनको, ठीक है। कौन सी हैं जो 5 हमारे पास, वो है एक तो कोची, कोची में इसको जो स्टैब्लिश करने की बात की गई है। कोची के बाद दोस्तों बात की गई है चेन्नई की, चेन्नई में इसको हम स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद विशाखापट्टनम की बात की गई है कि विशाखापट्टनम में भी होगा, देन पारादीप में भी होगा, एंड ठीक है दोस्तों पारादीप में भी होगा। एंड देन जो एक पेटुआ घाट में भी इसको गठन करने की बात हुई है, पेटुआ घाट, ठीक है दोस्तों। तो 5 जगह पर मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स बनाने की बात हुई है। एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है, तमिलनाडु में बनाया जाएगा, कहां पर अभी अभी बताया नहीं गया। एंड उसके बाद अगर देखें जो फिशिंग हार्बर्स के बाद, तो जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड मैंने आपको पूछा अभी, अन्न वितरण वितरण पोर्टल क्या करता है। एंड दोस्तों एक और यहाँ पे बात वैसे पैरेलली अगर आप सोच लें तो, जो हमारे जो एसडीजीज हैं, जो हमारे जो एसडीजी 2 था, एसडीजी 2, ठीक है, वो हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें जो 2 है वो क्या बताता है हमें कि हमें ग्लोबल हंगर खत्म करनी है, एंडिंग ग्लोबल हंगर, ठीक है, हमें ग्लोबल हंगर एंड करनी है बाय 2030। तो इसलिए जरूरी है कि हम हंगर पे काम करें। एंड एक और यहाँ पैरेलली बात है जो आपका होमवर्क भी बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट जीएचआई, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। भारत का रैंक इसमें गिरता ही जा रहा है दोस्तों, 102वें नंबर पर आ गए हम आउट ऑफ 117, ठीक है, कि हमारे देश में हंगर काफी वाइड स्प्रेड हो गई है। ये पिछले कुछ सालों में तो जो रैंक हमारा कंसिस्टेंटली गिरा है। तो दोस्तों आपने मुझे बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, इसके जो पहली बात तो इसका पहला पार्ट, कौन इसको इशू करता है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन बनाता है। सेकेंडली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, आप प्लीज देख कर रखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन किन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर जो इशू किया जाता है। वैसे हमने वन नेशन वन राशन कार्ड पे, अगेन आई रिपीट, हमने 2 मिनट का एक लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो क्विकली इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल पर सरकार ने काम किया, एकलव्य स्कूल एक्सेट्रा, ठीक है, अप्रेंटिसशिप वगैरह की। यहां पर एक चीज है जीआईआई रैंक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है दोस्तों। ये जो वीपो एक संस्था है हमारे पास, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के सब मिलकर साथ में ये रैंकिंग निकालते हैं। एंड अगर हम देखें तो भारत का रैंक कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है, 48th रैंक पर अभी हम थे लास्ट जो 2020 में, और ये रैंक काफी बढ़िया तरीके से बढ़ता जा रहा है आगे। तो सरकार की अचीवमेंट में जैसे नजर आता है आपको ये। एंड उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल पोजीशन में हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि बोरोइंग लिमिट बढ़ा दी गई है, स्टेट्स को और एक्स्ट्रा बोला गया है कि आप बोरो कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो एफसीआई को एनएसएसएफ लोन की बात हो रही है। तो दोस्तों जैसे यहां पर अभी एफसीआई को जितनी डिमांड रहती है, अभी एफसीआई क्या करता है दोस्तों, एफसीआई अभी फार्मर्स से जो अनाज प्रोक्योर करता है, एफसीआई, ठीक है, फार्मर्स से अनाज प्रोक्योर करता है। एंड लेट्स से फार्मर्स को मान लीजिए 20 रुपए किलो ये अनाज के दाम दे देता है, ठीक है, 20 रुपए किलो पे कर दिया। ओके, लेकिन एफसीआई आगे जब अपना ये इसको इशू करता है, जिसको इशू प्राइस कहते हैं, तो इशू करता है मान लीजिए 2 रुपए पे, मान लीजिए 5 रुपए पे इशू किया, जो भी समझ लीजिए, ठीक है, 5 रुपए पे इशू किया। एफसीआई को इस पूरे प्रोसेस में 15 रुपए अपनी जेब से डालने पड़े। 5 में सामान बिका, 20 में उन्होंने खरीदा था आगे फार्मर से, 15 का लॉस हुआ, ठीक है, 15, उसके बाद कुछ अपने और भी जो खर्चे रहे होंगे, 15 का चलो आप 16 रुपए मान लीजिए, ठीक है। अब ये 16 रुपए पर केजी लॉस हो रहा है एफसीआई को, तो ये कैसे पूरा होगा। जो सरकार है, सरकार फूड सब्सिडी देती है, सरकार पूरा करती है, लेकिन सरकार ये पूरे के पूरे 16 रुपए पूरे नहीं करती, सरकार इसमें से कुछ हिस्सा पूरा करती है। बाकी क्योंकि अगर सरकार अगर पूरा का पूरा इसको अगर जो कंप्लीट सब्सिडी देना शुरू कर दे, तो सरकार के जो डेफिसिट्स हैं बहुत ज्यादा दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि सरकार बिल्कुल भी एफआरबीएम का ध्यान नहीं रख रही। तो इसीलिए सरकार क्या कहती है एफसीआई को, कुछ हिस्सा इस जो लॉस का हम पे कर देंगे, बजटरी एलोकेशन कर देंगे, बाकी कुछ हिस्सा आप लोन ले लीजिए, ठीक है, लोन लेकर पूरा कर लीजिए। तो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड रहता है, स्मॉल सेविंग फंड से एफसीआई बोरो करता है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जैसे कोविड के चलते तो बहुत सारा अनाज देना पड़ा, एंड एफसीआई के लॉसेज हैं 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 2.5 लाख करोड़ रुपए तो अभी सिर्फ
और सिर्फ एनएसएसएफ के लोन वापस करने हैं। तो इसीलिए सरकार ने रिसेंटली कहा है कि आप अब एनएसएसएफ से लोन मत लीजिए, क्योंकि इनका पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत जो छोटे छोटे गरीब लोगों का पैसा इकट्ठा होकर स्मॉल सेविंग स्कीम में पड़ा हुआ है, इनको कैसे वापस करेंगे। तो इसलिए सरकार ने एफसीआई को कहा है कि अब जितना भी आपका खर्चा होगा सभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बजटरी प्रोविजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जाननी जरूरी थी। एंड देन उसके बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट एक्सेट्रा वगैरह की बात हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। और भारत का देखें, अगर एक और यहाँ पे चीज है इंपॉर्टेंट, जो भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो है ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, अभी 90% के रेंज में आ जाएगा, विच इज वेरी हाई फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जिनका ग्रोथ रेट भी अभी रुका हुआ है, थोड़ा स्लो है, तो डेट टू जीडीपी काफी ज्यादा हो गया। तो ये थोड़ा सरकार को भी चिंता का विषय ही लगता है। एंड बाकी सरकार ने बहुत सारे कुछ और भी फैसले लिए एटसेट्रा, जो कुछ खास ऐसी चीज नहीं है। एंड यहाँ पर एक जो और बात देख लेते हैं कि सरकार को जो इनकमिंग जो पैसा आता है वो इनकम टैक्स है ना, विच इज अ डायरेक्ट टैक्स। देन उसके बाद अगर देखें कॉर्पोरेशन जो कंपनी टैक्स लगाती है, विच इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो दो डायरेक्ट टैक्स के सोर्सेज हैं बड़े बड़े। उसके बाद अगर देखें हम, तो यहाँ पर सरकार एक्साइज ड्यूटीज लगाती है, विच इज एन इनडायरेक्ट जो टैक्स। एंड देन जो जीएसटी इनडायरेक्ट हमारा टैक्स है, कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ओवरऑल अगर हम इसके जो सारे डेटा को कंपेयर करते हैं, और अगर हम सरकार ने जो हमें बजट में डेटा दिया उससे हमें एक बात समझ आती है कि अभी भी भारत में जो डायरेक्ट टैक्स हैं दे आर स्लाइटली मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमने अभी कंपाइल किया, इट वी माइट बी स्लाइटली रॉन्ग, जो हमने कंपाइल किया उसमें डायरेक्ट टैक्स नजर आ रहा था 11.08 लाख करोड़ रुपीस, एंड इनडायरेक्ट टैक्स नजर आता है 11.01 लाख करोड़ रुपीस। सरकार का हमें कहीं एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला, जो बजट में गिवन है हमने उसी को सम अप किया, टोटल किया एक्सेल शीट में डाल के। तो हमें ये नजर आ रहा है कि 11.08 डायरेक्ट है, 11.01 इनडायरेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन स्लाइटली डायरेक्ट इज मोर। ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें कुछ गलती है तो प्लीज कमेंट्स में पक्का बताएं। ठीक है, एंड रुपीज कहां कहां जाते हैं हमारे सेंटर सेक्टर स्कीम जो शेयर वगैरह देख सकते हैं। बाकी जो सरकार ने बहुत सारे यहाँ पे चार्ट्स एक्सेट्रा दिए, एंड मनरेगा में बहुत ज्यादा इस बार फंडिंग करनी पड़ी, अगले साल घटाने की बात की गई है, फिर से कम कर देंगे। एंड पीएम किसान स्कीम है ना, ये हमें पता रहनी चाहिए बस कि है क्या, कि जल जीवन मिशन हमने 2 मिनट भी किया हुआ है इस पर, पीएम किसान सब पर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे स्कीम्स नजर आती हैं। इन स्कीम्स को देखते रहिए। जो वेरियस होमवर्क्स मिले हैं आपको प्लीज कमेंट्स में बताइए, थोड़ा सा मजेदार लगता है कि ना बच्चे साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं एंड थोड़ा सा जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इनकरेजेस एवरीवन कि ना कि हम और बेहतर कंटेंट लेकर आए, थोड़ा और रिसर्च करें, कि बच्चों को थोड़ा इनकरेज करें कि ना कि चीजें देखते रहें, एंड अकॉर्डिंगली कौन सी रैंकिंग है, क्या चीज, कोई वीडियो देखने वाला है, देखते रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब जो मूवमेंट्स हैं हमारे, कि पर्टिकुलरली जो इको सर्वे आता है, बजट आता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो बस मेहनत करते हैं, और वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है तो इसको अपॉर्चुनिटी मान लीजिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए सभी के लिए। आप भी जो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी बना के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। एंड दोस्तों बिफोर वी एंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेल यू कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास क्रैश कोर्स नामक एक चीज भी है। एक्सटेंसिव मेहनत करते हैं उस पर, बहुत मेहनत करके उस पर कोर्स बनाते हैं। एंड देन उसके बाद जो टेस्ट सीरीज भी है, दोनों कंबाइंड भी ले सकते हैं। एंड अगर 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2022 के कोर्सेज तो ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिए हैं। तो 2021 हो चाहे 2022, हमारी वेबसाइट पर ये कोर्सेज अवेलेबल, आप जाइए, अवेल कीजिए और मेहनत कीजिए। लो कॉस्ट कोर्सेज रहते हैं हमारे, बट हाई ऑन क्वालिटी कोर्सेज रहते हैं। बहुत वक्त से करते जा रहे हैं, आगे भी करने का यही प्लान है। ठीक है, आप भी मेहनत कीजिए, रैंक लाइए, और बताइए और दुनिया को भी कि स्लीपी क्लासेस से पढ़ाई की थी हमने। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।